जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइड इंडिया पर। और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग आने वाले रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जाम के लिए पिछले कुछ सालों के पूछे गए पीवाईक्यूज को एक बार रिवीजन करेंगे, उनके आंसर्स लगाएंगे। और इस वाले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मेथड वाइज सेट किया है, जिसमें हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन पिछली बार एनटीपीसी पूछ चुका है और सारे वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जिसमें 10-10 क्वेश्चंस हर टॉपिक से लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस बार भी लास्ट में मुझे हर बार की तरह कमेंट करके ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, ये वाला जो सेक्शन है, अभी हम इतिहास का सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि पिछले सालों में एनटीपीसी द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1526, 1556, 1761 या फिर 1947। फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 में। इसकी व्याख्या मैंने हर प्रश्न के नीचे लिखी गई है। ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिससे कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1915, 1919, 1920 या कि 1935। मात्र 5 सेकंड का समय है दोस्तों, फटाफट से आंसर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1919। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी कराई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है धार्मिक हस्तक्षेप, राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण या फिर सारे ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए, इसमें 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो पहले लोकप्रिय नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट करके इसका आंसर दीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन आपके सामने है 1930, 1942, 1947 या फिर 1921। प्रश्न आपके सामने है और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1942। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तब उसका आंसर आएगा महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों। ये सवाल बहुत ही इजी है और एनसीईआरटी वगैरह में भी पढ़ने को मिलता है, स्कूल में भी पढ़ाया गया है। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन है भारत, जर्मनी, सिंगापुर या फिर जापान। फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर मद्रास। जल्दी से आंसर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों, मुंबई। मुंबई इसका सही आंसर है दोस्तों। 1885 में यह अधिवेशन हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1931, 1930, 1932 या फिर 1940। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौटिल्य, बाणभट्ट, पतंजलि या फिर वराहमिहिर। फटाफट आंसर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो उत्तर आएगा चाणक्य और विष्णुगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये इतिहास वाले सेक्शन का अंतिम प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों में से एक कौन थे? बहुत ही इजी, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसमें 5 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने है, विवेकानंद, बीरबल, राणा प्रताप या फिर सम्राट अशोक। और इसका सही आंसर आप सभी को पता है। सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीरबल। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था। चलिए दोस्तों, तो इतिहास वाला सेक्शन खत्म होता है और अब हम बढ़ते हैं पॉलिटी यानी कि राजनीति वाले सेक्शन की तरफ। और अब हम लोग पॉलिटी के 10 क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? प्रश्न आपके सामने है और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है आपके सामने, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, साथ ही वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, साम्यवादी राष्ट्र, राजशाही या कि तानाशाही। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये तो हमारे संविधान के प्रियम्बल में साफ अक्षरों में लिखा गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? हमें हमारे संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे दोस्तों? 5, 6, 7 या 8। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन के बाद इनकी संख्या 6 रह गई है। फैक्ट जो आपको बताते जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ में, इनको भी याद रखते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में इन्हें पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के किस भाग में है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं, भाग 1, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सरकार के नीति निर्देशक तत्व होते हैं दोस्तों। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये सरकार को नीतिगत दिशा देते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का कार्य होता है और यदि कोई ऑप्शन दे दिए जाए तो सही आंसर होगा राज्य को या फिर सरकार को नीतिगत दिशा देने का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। या कहें कि एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्ष। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान देते चलना है दोस्तों। हर प्रश्न के नीचे मैंने उसकी व्याख्या दी है और पूरी कोशिश करी है कि मैं हर चीज़ कवर कर पाऊँ, लेकिन हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ अभी हमारी कोई क्लास नहीं चल रही है। हम सिर्फ PYQs लगा रहे हैं और अपना नॉलेज चेक कर रहे हैं कि हमें कितने MCQ या फिर कितने फैक्ट्स याद हैं, ताकि हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो और प्रैक्टिस बनी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। जनता, संसद करती है, निर्वाचक मंडल करता है या फिर राज्यपाल। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्वाचक मंडल। सही आंसर इसका निर्वाचक मंडल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें कि संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल कौन होता है या फिर राज्यपाल का क्या कार्य होता है। तो राज्यपाल राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाभियोग की प्रक्रिया किसके विरुद्ध अपनाई जाती है। महाभियोग से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, घुमा फिरा करके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लीजिएगा और फिलहाल क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया किसके विरुद्ध अपनाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधायक। और इसका आंसर आई थिंक सभी को पता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तब जाकर के महाभियोग लगता है। चलिए पॉलिटी का आखिरी प्रश्न बचा है जिसे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका जवाब सभी को पता है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या कि लखनऊ। और इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली। भारत का सुप्रीम कोर्ट या कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर आएगा दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में।
ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सन 1950 में। कहाँ हुई? दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अब हम लोग अगले सेक्शन पे आ चुके हैं। अब हम लोग भूगोल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एनटीपीसी पिछले कुछ सालों की परीक्षा में पूछ चुका है। और चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये लगभग इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फैक्ट्स आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। और आई थिंक इसका जवाब सभी को पता होगा, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसका सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है 6, 7, 8 या फिर 9। फटाफट से कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और ये राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लद्दाख, तिब्बत, शिमला या फिर नेपाल। फटाफट से कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिब्बत। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है दोस्तों। यह मानसरोवर झील के ही निकट से निकलती है। ये फैक्ट याद रखते चलिएगा, इनको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी रिवीजन करने और एमसीक्यू लगाने ही आए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मसूरी, ऊटी या फिर लद्दाख। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेरापूंजी। यह मेघालय राज्य में स्थित है जहां पर भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये फैक्ट भी याद रखते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लैक सॉयल किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, धान, गेहूं, कपास या फिर गन्ना। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास। जो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी होती है, ये कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखती है, जो कपास के लिए एक आइडियल मिट्टी है या कहें एक आदर्श मिट्टी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहा आपके सामने कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरल। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। गुजरात का जो समुद्री तट है वो भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक वलित पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है या फिर एक पठारी पर्वत है। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो व्याख्या है ये भी याद रखिएगा कि ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? कार्ल रिटर, हिप्पोक्रेट्स, इमैनुएल कांट या फिर फ्रेडरिक रेटजेल। मानवीय भूगोल के जनक पूछा है दोस्तों।
और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें मानवीय भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये भूगोल का अंतिम प्रश्न आपने सामने रहा कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं और अपने मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रखा है, मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रखी हैं, तो आपको बहुत आसानी से इसका जवाब पता होगा। ऑप्शन आपके सामने है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। तो यहाँ पर भूगोल के भी 10 प्रश्न खत्म हो जाते हैं, और अब बढ़ते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 10 प्रश्नों की तरफ, जो कि एनटीपीसी द्वारा पिछले साल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और प्रश्न रहा आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। फेफड़ा, फीमर, रेडियस या फिर ह्यूमरस। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीमर हड्डी, जो कि जांग में होती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। H2O2, CO2, H2O या फिर O2। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न, और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि H2O। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि मानव रक्त में लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि हमारे ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है। ऑप्शन आपके सामने है रोगाणुओं से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का बनाना या फिर पोषक तत्वों का परिवहन करना। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों आपसे मैं बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, और मैं अगले वीडियोस जो हैं वो क्वेश्चन जो डिजाइन करूंगा वो उस हिसाब से कर पाऊंगा। चलिए इसका जवाब फटाफट से कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सबसे ज़रूरी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितने हो सके एग्ज़ाम से पहले आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा नया डाटा फीड करने की आप कोशिश ना करें, और जो है आपने जितना पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करें, उसके MCQs लगाएं, PYQs लगाएं, और ये चीज़ें डिफेंस इनसाइड इंडिया के चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। जल्दी मैं टॉपिक वाइज भी कंटेंट लाने वाला हूँ। मुगल काल हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस, और हर मतलब टॉपिक वाइज में तो क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए डिफेंस इनसाइड इंडिया की फैमिली के साथ में। और लॉन्ग टाइम हमें साथ में चलना है निश्चित ही, और उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही एग्ज़ाम्स को क्रॉस करेंगे और अधिकारी बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न जो है कि मानव रक्त में लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई करना, या फिर कहें कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तीन लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति लगभग इतनी होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये वायुमंडल के लगभग 78% हिस्से में फैली होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? जड़ों में, तनों में, पत्तियों में या फिर फल में? इसका सही आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पौधों में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा, हृदय, त्वचा या फिर यकृत? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वचा, स्किन। त्वचा जो होती है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैक्टीरिया किस वर्ग में आते हैं दोस्तों? प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु या फिर कवक? बैक्टीरियाज किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु या फिर कवक? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणु। बैक्टीरिया जीवाणु वर्ग में आते हैं। यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय, तो उत्तर आएगा एक कोशिकीय जीव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है 7.4, 6.5, 8.0 या फिर 5.5। और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.4। मानव शरीर में रक्त का जो सामान्य पीएच मान होता है वो होता है 7.4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये जनरल साइंस का सामान्य विज्ञान का अंतिम प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किस तत्व से समृद्ध होता है? तांबा, आयरन, जस्ता या फिर कैल्शियम? हीमोग्लोबिन किस तत्व से भरपूर होता है या फिर उसमें किस तत्व की सबसे सर्वाधिक अधिकता होती है? और इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन, यानी कि लौह तत्व। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर हमारे 10 जो प्रश्न हैं जो कि एनटीपीसी ने पिछले सालों में पूछे थे विज्ञान से, वो भी हमने कवर कर लिए हैं। और अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है विविध, यानी कि मिसलिनियस, जिसको कवर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो उस भाग को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी को पता है दोस्तों, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो सभी को उसका सही आंसर पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा हॉकी। और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये भी बड़ा आसान सा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, और इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर। यह जो महासागर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह या कहें कि पोर्ट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, कोलकाता, कांडला या फिर चेन्नई। और इसका सही उत्तर सभी को पता है, क्योंकि मिसलिनियस जो है, यदि आप करंट से अपडेटेड हैं या फिर मिसलिनियस पढ़ते रहते हैं तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई का जो पोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे व्यस्त वाला पोर्ट कौन सा है, तो भी मुंबई आएगा, फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एडिसन या फिर मैरी क्यूरी? और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, तो आएगा एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय या कहें हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी या फिर पेरिस? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा तैराक ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है सचिन पायलट, अभिनव बिंद्रा, मल्लिका बत्रा या फिर मिहिर सेन। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिहिर सेन भारत के सबसे बड़े तैराक ओलंपिक पदक विजेता हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे लंबी रेलवे सुरंग भारत में कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है रोहतांग, कोचर कोटा खालू, बोगीबील या फिर नेलोंग। सबसे लंबी रेलवे सुरंग भारत में कहाँ है, ये प्रश्न में पूछा गया है और इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोचर कोटा खालू। यह सुरंग हिमालय क्षेत्र में बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, 5 सेकंड भी इसके लिए बहुत ज्यादा है। ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो सही है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह अर्थात पहला सैटेलाइट था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, कलाहारी या फिर थार। सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये फैक्ट याद रखिएगा, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कुछ देर पहले मैंने ये फैक्ट हाईलाइट भी किया था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और साथ ही ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मिसलिनियस के भी 50 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और साथ ही मिसलिनियस के भी 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो टोटल हमने अभी तक 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं और इन 50 क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि एनटीपीसी द्वारा पिछले सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया है। तो आप इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाइए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10,000 लोगों की जो हमारी फैमिली है वो ऑलरेडी हमसे जुड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, अभी टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके साथ ही जो है आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके, इसके लिए रील्स रेगुलर अपडेट होती रहती है गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी निकलती है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, इस कारण से वो उससे चूक जाते हैं। तो मैं उनकी भी अपडेट्स रेगुलर यहाँ पे डालता रहता हूँ। और आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट, साथ ही आर्मी ऑफिसर्स के साथ मैं पॉडकास्ट भी करता रहता हूँ, जहां आम जनता के सवालों को मैं उन तक पहुंचाता हूं और उनके जवाबों को जनता तक पहुंचाता हूं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एक ही चैनल पर डिफरेंट टाइप के आपको कंटेंट भी देखने को मिलेंगे, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और डेफिनेटली एग्ज़ाम की दृष्टि से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और एक बात और आपसे बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में हमें कितना याद रहता है वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके और आपकी मेहनत रंग लाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा भी। यदि इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा, और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता दें, ताकि मैं उस हिसाब से अगले जो क्वेश्चन है उनको डिज़ाइन कर सकूं, क्योंकि इन सबको लिखने में भी बहुत टाइम लगता है।
तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।